तो कल मैंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जेई लेवल का है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया था मैं, तो अगर किसी ने ट्राई किया तो बताओ। पावनी बेटे आंसर आ गया? सर नहीं आया, मुश्किल लग रहा, चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा। मुझे डेटा तो एग्जैक्टली याद नहीं, बट मोटा मोटा तो याद है, तो इसलिए मैं उसी को यूज करके सॉल्व, ठीक है। अगर मैं डेटा गलत लिख रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर दे दो। ऐसे कुछ दिया था मैंने, फोकल लेंथ 20 था ना। यस सर। और ये बिल्कुल यहाँ पे था 10 सेंटीमीटर का। ऐसे कुछ था ना। यस सर। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पीछे था। सर हाँ, सेंटर फोइल से पीछे था वो। F और 2F आपने लिखा था, फर्स्ट पॉइंट को F लिखा था, फिर 2F लिखा। और ऐसे था उसके पीछे, हाँ उसके पीछे ऑब्जेक्ट था। अच्छा, उसके पीछे था, मतलब कुछ ऐसे। ये कहाँ था? यस। ये कहाँ था? 50 और ये 60। चलो ठीक है, ये थोड़े कठिन क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। देखो मैंने ना डबल स्टार दिया है क्वेश्चन में, याद रखना। सिंगल स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और कठिन भी है, और ट्रिपल स्टार मतलब होता है वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। तो ये बहुत वेरी हाई लेवल तो नहीं है, बट यस इट्स ए हाई लेवल क्वेश्चन। और अच्छे से सुनो, क्वेश्चन था ए बी ऐसे है और मैंने बोला था ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ऐसे कुछ दिया था ना। यस सर। यस सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, और इंटरेस्टिंग भी है। पता क्या, मैं एक काम करता, मैं एक रे ड्रॉ करता हूं जो कि ए बी को ही प्रोड्यूस करके बनता है। एक रे ड्रॉ कर रहा हूं जो कि सपोज ए बी को प्रोड्यूस करके बनता है, तो क्या होगा। अच्छा बाय द वे समझना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दिया था रादर कल, और वो ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ऑब्जेक्ट रखो, तो याद रखना पहली बात तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली काम नहीं करेगा। वो अलग बात है, यूज तो करेंगे बट थोड़ा इनडायरेक्टली यूज करेंगे। कैसे, उसी के ऊपर आज का डिस्कशन है। ये देखो, एक रे जो कि यहां से जाएंगे, ठीक है ना, ये कलर का अंदर है, जैसे मैंने ना कलर्ड मार्कर के लिए कोशिश किया, ये लाल वाला नहीं, देख लो अगर है तो। अच्छा चलो तब तक बनाता हूं मैं। ये जो रे जाएंगे ऑब्वियसली फोकस से निकल के, ठीक है ना। अच्छा आई होप यू रिमेंबर कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज होता है बिटवीन एफ एंड सी, याद है ना। तो ये दोनों ही बियॉन्ड सी है, तो दोनों के ही इमेज बिटवीन एफ एंड सी होगा। कहां पे होगा, ऑब्वियसली ये जो लाइन गया है इसी में, यानी ए डैश और बी डैश भी इसी लाइन पे होगा। तो देयरफॉर ये जो होगा ना, देखना यहां पे ये इसका इमेज होगा, ये इसका इमेज होगा,
दिख रहा है ग्रीन? अब मैंने वैसे ग्रीन यूज किया है, पर ग्रीन और ब्लैक में ज्यादा फर्क पता नहीं चलता। मुझे तो अपने ही मॉनिटर में ग्रीन का इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर चलो कोई बात। हाँ, तो जो मैं कह रहा मेरे था, को सर ब्लैक ही दिख रहा है सर। हाँ बेटा जल्दी बोलो। मैं कह रहा हूँ सर ब्लैक ही दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा था। वो मैम बुला रही है, चले जाओ। हाँ तो ये जो इमेज बन रहा है देखो, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर ए से बी लाइन यूं जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये वाले रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएंगे, यानी यहीं पे ए डैश और बी डैश बने। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कौन सा ए डैश बनेगा, कौन सा बी डैश बनेगा। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, बी डैश या ए डैश? बताओ जरा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ए डैश या बी डैश? पावनी बताओ जरा। यस सर। ये वाला So पॉइंट ये कौन सा है, ए बी डैश या बी डैश, डैश? हाँ बी डैश बी डैश। लॉजिक बताओ जरा, बी डैश क्यों बोल रहे हो? सर, क्योंकि बी 50 पे है और उसके पास से बी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्लियर नहीं हो बच्चे, एक बार फिर से बोलो। चलो देखो, चलो कोई बात कोई बात नहीं, अब आराम से लॉजिक सुनो। देखो यही सब लॉजिक ना दिमाग को शांत करता है और फिजिक्स का जो थिंकिंग है इसको और बेहतर बनाता है। समझने बेटे बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट बी डैश होगा, ए डैश होगा? विद लॉजिक लिख। मेरे को नहीं पता सर। क्या था? मेरे को नहीं पता सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आदमी का ट्राई करोगे बेटे? सर बी डैश शायद। नहीं, लॉजिक। सर क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनेगी। नहीं, वो तो ए डैश भी इन दोनों में से दोनों ही इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है इसलिए है, ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा। और कुछ? नो सर। ओके, अब सुनो, एक चीज याद रखना, आज मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ध्यान से सुनना। और वो है ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ऑपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। इमेज ऑलवेज ट्रैवल्स ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट along principal axis, यानी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। यू माइट से इसके साथ मेरे क्या क्वेश्चन का क्या रिलेवेंस है, तो ध्यान से देखो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से यहां आता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे होता है। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। यानी इस चीज को देखते हुए मैं सम अप कर सकता हूं क्या, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है यानी 2f तक आता है तो इमेज फोकस से 2f तक आता है। देखो देखो, कहने के लिए एक बड़ा इनोसेंट सा स्टेटमेंट है, बट एक एक स्टेटमेंट में वजन है, एक एक स्टेटमेंट में थॉट है, एक एक स्टेटमेंट में कंसेप्ट है। अच्छे से समझो। यानी मैं इमेज में क्या लिखूं, मैं इसको लिख रहा हूं 1 डैश। 1 डैश मतलब इमेज वाला चीज, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, फिर ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सेंटर कर्वेचर तक आया, फोकस से भी ये सेंटर कर्वेचर तक आया, उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करके आया। फिर जब ऑब्जेक्ट यहां से आ जाता है, ये 2 है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर से फोकस जाता है तो इमेज सेंटर कर्वेचर से इंफिनिटी जाता है इस तरह, यानी इमेज अब हो गया ई। ध्यान से देखो, यहां पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर, है ना। चलो ठीक, नॉट ओनली दैट,
अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है 3, तो देखना इमेज भी इंफिनिटी से पोल की तरफ आ। ध्यान से देखो, 1 को देखो और 1 डैश को देखो ऑपोजिट है, 2 को देखो और 2 डैश को देखो ऑपोजिट है, 3 को देखो और 3 डैश को देखो ऑपोजिट। एक चीज और भी ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सोच के इमेज बनाया। देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होता है, जब ऑब्जेक्ट सॉरी 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 जब इमेज इन्वर्टेड होता है तो देखो मैंने एरो नीचे बनाया, और जब इमेज इरेक्ट होता है तो मैंने एरो ऊपर बनाया। ठीक है ना, दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी ड्रॉन। ना इमेज से इससे मेरे क्वेश्चन का रिलेवेंस क्या है? तुम सोच रहे होंगे कि क्या हमने ये स्टार्ट किया और क्या हमने ये स्टार्ट कर दिया। देखो ये पूरे बड़ा सा ना एक क्या बोलेंगे रिलेटेड टू ईच अदर कंसेप्ट, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देखो मैंने एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ये वाला बी डैश होगा या ये वाला बी डैश होगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा तो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में से एक को आइडेंटिफाई करना है कौन सा बी डैश और कौन सा ए डैश। लेकिन उसको आंसर करने के लिए, कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए बड़े सारी चीजें तुमको सोचना पड़ेगा, और वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, हेलो हेलो, अब जरा देखो इसका रेलेवेंस क्या है ना। लोकेशन भेज दो। चलो अब मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ, जो मैं कह रहा था इस अब जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां आएंगे तो कौन सा पहले पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट पहले आ रहा है, और इमेज जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है ना। अब फिर से सुनो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चलते 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 देखो ए पॉइंट पहले आया, ध्यान से सुनना अच्छे से लॉजिक, मुझे विश्वास मत करो, मुझे विश्वास करोगे तो पता क्या होगा, हाँ सर ने बोला है ठीक ही होगा, ऐसे सोच के अगर चलोगे ना एग्जाम में अकेले पढ़ जाओगे। इसलिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको अच्छे से समझो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f तक आता है तो इमेज f से लेके 2f तक आता है। छोटा सा आइडिया, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आराम से सुनो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से जब 2f तक आता है तो पहले तो a आएगा ना, पहले तो a पॉइंट आ रहा है ना, तो जब इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएंगे तो a का ही इमेज पहले आएगा फिर, इसलिए ये हो जाएगा b डैश, और फिर ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट b डैश। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहा है तो a पहले आया तो इमेज तो फोकस से 2f तक जाएगा ना, ऑब्वियसली a का इमेज पहले आएगा, और यही लॉजिक में यूज करते हैं।
इसलिए ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। बट अभी रुको, अभी कहानी खत्म नहीं है। अभी क्या देखो, मैंने कल पूछा था जो क्वेश्चन था वो था फाइंड आउट लेंथ ऑफ इमेज। अब इमेज बड़ा अजीब सा है, इमेज थोड़ा टेढ़ा है। मैं पूछा था लेटरल मैग्निफिकेशन निकालना। हाँ बोलो, क्या निकालना था? लेटरल मैग्निफिकेशन हाँ, लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाला हो गया ना। इस बार दिक्कत क्या आ गया कि लेंथ ऑफ इमेज इटसेल्फ अब स्ट्रेट नहीं है, अब वो थोड़ा टेढ़ा है। ये देखो थोड़ा टेढ़ा है। देखो AB का इमेज तो A डैश B डैश हुआ ना, और देख रहे हो ये थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मुझे ट्रेपेजियम का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ बस। कैसे करें? तो देखो एक तो A हो गया 60, A 60 पे है ना, तो A डैश वाला पॉइंट का पॉइंट पोजीशन निकाल। तो वो कैसे निकलेगा? 1/V1 प्लस 1/V2 इज इक्वल टू 1/10, यानी 1/V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 माइनस 1/60, ये 60 हो गया 3 माइनस 1, तो 2/60 यानी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20, यानी V1 इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये जो पॉइंट है ये माइनस 30 पे आ गया, ठीक है। और आप चाहिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाय U, यानी माइनस ऑफ हाफ, therefore height of image is equal to, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट A क्या दिया मैंने? 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस हाफ इनटू 2, यानी माइनस 1 सेंटीमीटर। माइनस 1 सेंटीमीटर इसका हाइट हो, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम बी वाले पे चलते हैं। तो बी वाले पे क्या होगा? तो बी का है 50, यानी 1/V2 प्लस 1/-50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20, यानी 1/V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 माइनस 1/50, ये हो गया 100। तो माइनस से 5 माइनस 2 यानी इक्वल टू माइनस ऑफ 3/100, यानी इससे V2 आ गया। उससे क्या होगा? वहां का हाइट भी निकालो, याद है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100/3 अपॉन 50 is equal to minus 2/3, यानी height of image is equal to minus 2/3 into height of object, object क्या है 2 is equal to minus 4/3। अभी रुको, कहानी खत्म नहीं हुआ अब मैं इस फिगर को बनाऊंगा, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है ना, इसको मैं एनलार्ज बनाऊंगा। ये वाला कैसे बनेगा? इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है? इसका 30 आ रहा है, वैसे तो है -30, बट मिरर से तो 30 चलता है। और इसका आ गया 100/3, ये जो हाइट है ये आया 1 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो आ रहा है 4/3 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, मुझे चाहिए ये वाला लेंथ, ये कैसे निकलेगा? उसके लिए मैं जगह यहां बना लेता हूं। मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये वाला डॉट डॉट कर दूंगा, फिर मैं पाइथागोरस करूंगा। ये 4/3 ये 1, ये कितना आ जाएगा?
1/3 और ये कितना है 10/3। ठीक है, देख लो 10/3 और ये हो गया 1/3, यानी मुझे क्या करना है, ये 10/3 और ये 1/3 ये मुझे, तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है ना बच्चे? ओह पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है बच्चे? Yes, sir. पावनी आता है बेटे? एक्सक्यूज मी Yes, सर। sir. हाँ समझना तुमको तो आता है, मैंने पिछले क्लास में भी कराया था, मुझे याद है। सर पाइथागोरस तो आता है सर, मेरे को कुछ और पूछना था। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले पाइथागोरस थ्योरम का बताओ। आद्विका बेटे पाइथागोरस? Yes, sir. चलो ठीक है, अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ निकाल लोगे ना, यानी लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 10/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिला ही हो, लेकिन इन सब चीजों को दिमाग में कलेक्ट भी करना होता है, ठीक है ना। अच्छा पहले तो सवाल जवाब समझना, तुम अपना क्वेश्चन पूछ लो पहले। सर वहां पे आपने जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किया है V2 के लिए, V2 को आपने -100/3 का माइनस नहीं लिया हुआ। -100/3 ये क्योंकि इसका इमेज डिस्टेंस 100/3 है ना, ये देखो, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस माइनस V ऑफ बाई v यू बाई, होता है ना, हाँ तो माइनस ऑफ V बाई यू होता है ना। हाँ, तो माइनस ऑफ v बाई u, वो एक्चुअली गलती से माइनस लिखना भूल गए, ठीक है ना। हाँ और कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया ना, सोचा वो एक्चुअली माइनस यहाँ पे भी गलती से लिखा नहीं था, यहाँ पे भी नहीं लिखा, इसलिए आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, अब मेन मुद्दा है कि समझ में आया नहीं। आद्विका जी सारे स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. कोई पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत है? देखो इस क्वेश्चन में 2-3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हो, एक तो इमेज 1 का कैलकुलेशन, इमेज 2 का कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में मैग्निफिकेशन यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तब जाके लेंथ ऑफ इमेज आता। अब क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो इन दैट केस मैं एक और क्वेश्चन दूंगा और उसके लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करो। सर वैसे आपने बोला था कि वो जो ए और बी है उनको निकालना है, कि पहले ए की इमेज होगी या पहले बी की इमेज। हाँ रेलेवेंट तो नहीं था ना वो क्वेश्चन से, बिकॉज क्वेश्चन में तो ए या बी दोनों में से किसी की भी इमेज हो, लेंथ तो वही रहेगी। क्वेश्चन में तो उतना ही था जितना कि मैंने गिवन, बाकी चीजें तुमको दिमाग से सोचना है ना। चलो इस बार जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसके कैलकुलेशन आसान हो, सो डोंट वरी। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है ए बी, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इमेज, और जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वो होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेशन नहीं किया था, मैंने ऐसे पाइथागोरस थ्योरम रख के छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे कर सकते हो। चलो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इमेज, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैंने सारा डेटा दे दिया, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर, और ये 30 60 80, और ये पैरेलल लाइन है 10 सेंटीमीटर, दोनों ही 10 सेंटीमीटर हाइट पे है। पिछले बार 2-2 सेंटीमीटर हाइट दिया था, इस बार थोड़ा ज्यादा दिया है, इस बार 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो गो अहेड, और इस बार कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना इजियर हो, करके देखो पता चलेगा। मैं इसलिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं कि अभी 2-3 मिनट में ट्राई करने, एक बार मैं फटाफट शॉर्ट समरी कर देता हूं।
पहले मैंने 80 को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज किया -80, तो इससे जगह इमेज डिस्टेंस आ गया -40। तो उसके बाद मैग्निफिकेशन यूज करके उस जगह का यानी -48 वाले जो इमेज है वो आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया -6। तो ये वाला हो गया -6, और यहाँ पे जो 10 है वो तो 10 ही होगा, तो यहाँ का 10 हो गया, ये 6 हो गया, और ये इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला, ये आ गया 48 और 60 के बीच में 12, ये आ गया 12। अब हमारी जो एक्चुअल इमेज है वो तो ये वाला है ना, तो वो जो कि यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे 6 होगा, ये 10 है, तो ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, यानी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 रूट 10 सेंटीमीटर। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चंस ना, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हुए सीरियसली इसको प्रैक्टिस किया। देखो हमेशा ना, कई बार हर चीज क्लास में बार बार रिमाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार ना हम क्लास में बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस करते हैं। क्लासिक क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग को खोलेगा, दिमाग के सोचने का जो तरीका है ना, ये देखना तुम्हारा इंप्रूव करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के बहाने एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें सिखाया कि इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल करता है, किसके बीच में ऑब्जेक्ट होने से किसके बीच में कैसे इमेज बनता है। मैंने बड़े सारी चीजें इसके अंदर तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है, और साथ में देखो पाइथागोरस थ्योरम आया है, मैग्निफिकेशन आया है, तिरछा इमेज का भी कंसेप्ट आ गया, लेंथ ऑफ इमेज का भी कंसेप्ट आ गया, जबकि एक्चुअली तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ है हाइट ऑफ इमेज। तुम लोगों के सिलेबस में लेंथ ऑफ इमेज है ही नहीं, लेकिन मैंने लेंथ के ऊपर सिर्फ कराया ही नहीं बल्कि काफी डिटेल में कराया, ठीक है ना। तो देखो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज व्हिच विल इंप्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू अ मिरर एंड अ मिरर फार्मूला। तो खैर मिरर फार्मूला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम अपने बुक में क्वेश्चंस करके देख लो, देखना बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो अलाइड चीजें है आज मैंने वो भी कराया, ठीक है। अच्छा, इसी बहाने ध्यान से सुनना, इसी बहाने में एक और कंसेप्ट आज इंट्रोड्यूस कर, उसको हम लोग कहते हैं एरिया मैग्निफिकेशन। और मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में समझा दूंगा, तुमको भी इजी लगेगा, और वो है एरिया मैग्निफिकेशन। बस ये डेटा में नहीं मिटाऊंगा, अगर ये मुझे जरूरत है, बाकी में मिटा दूंगा। I'm introducing what is called as area magnification। अब इसकी क्लासिफिकेशन की एरिया मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। तो एरिया मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, एरिया मैग्निफिकेशन होता है एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग कांसेप्ट ऑफ एरिया, वो होता क्या है, एरिया ऑफ इमेज। जैसे इस केस में, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरिया मैग्निफिकेशन कितना होगा, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, अद्विका बेटे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताओ। Sir, half into sum of parallel sides into height. ओके, मुझे अच्छा लगा फॉर्मूला सुन के, बस एक वर्ड में बदलना चाहूंगा। ये जो तुमने हाइट बोला ना, ये मैं समझ रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को जिस तरीके से समझाया गया है उसमें हाइट समझाया गया और उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं उस हाइट वर्ड को थोड़ा हटाना चाहता हूँ। क्यों? देखो हाइट बोलते हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं ना, हाइट बोलते हैं। एक चीज बताओ, बताओ सपोज सपोज इस वक्त मेरे से हाइट पूछोगे तो मैं बोलूंगा मेरा हाइट है 5 फीट 10 इंच। बट जरा एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेट जाता हूं बेड के ऊपर तो क्या मेरा हाइट चेंज हो जाएगा? हाइट तो वही रहेगा। लेकिन अब ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना, अब तुम हाइट को ऐसे ऐसे सोचो। इसलिए इसलिए हाइट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं भी इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करूंगा, जो कि हाइट ही है एक तरीके का, बट हाइट वर्ड में अवॉइड कर, क्योंकि ट्रेपेजियम कई बार घुमा फिरा के आते हैं, तो वहां पे हाइट का कंसेप्ट क्या होगा बताओ, मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, इसको कहीं साइड में लिख लो, वैसे तो तुमको मालूम है, मुझे मालूम है, बट फिर भी लिख लो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो हाइट ही एक तरीके का, तुम जिस चीज को हाइट कह रहे हो मैं भी उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहा हूं, और उसके पीछे रीजन इज दैट से देखो, सपोज कल को ट्रेपेजियम ये है, अब बताओ ये ट्रेपेजियम है जिसमें ये और ये पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम तो बनता है नहीं। अब इसमें हाइट क्या है बताओ, ये तो बड़ा अजीब सा कंसेप्ट हो जाएगा ना, हाइट क्या होता है, हाइट तो जनरली ऐसे सोचते हैं हम लोग, पर वो तो नहीं है ना, इसमें क्या है फिर ना, इसमें ये है, ये होता है एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेपरेशन बताएगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड बोलते हैं ये और ये इन दोनों का समेशन, ये होता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हो, जैसे इस केस में भी देखो ट्रेपेजियम कौन सा है, ये वाला, पर हाइट तो ऐसे होता है ना, बट ऐसे हाइट नहीं होगा इस बार क्या होगा, ट्रेपेजियम का सो कॉल्ड हाइट क्या होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला। यानी ये वाला जो चीज है वो हाइट है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार शब्दों का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कई बार कंसेप्ट को क्लियर भी करता है और कई बार कंसेप्ट को मडल भी करता है। तो ये हाइट शब्द हो सकता है कि किसी न किसी कंटेक्स्ट में तुम्हारे कंसेप्ट को कंफ्यूज करा सकता है, इसलिए देखो मैंने हाइट अवॉइड करके क्या यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिखना चाहो लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। जैसे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें पता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो ये वाला हो गया, सपोज ये हो, इस बार ये सपोज मेरा ऑब्जेक्ट, एरिया ऑब्जेक्ट तो रेक्टेंगल है, लेकिन एरिया ऑफ इमेज क्या है, एरिया ऑफ इमेज इज अ ट्रेपेजियम, है ना, ये चीज। इसलिए आज मैं एरिया मैग्निफिकेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एरिया मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में सपोज मैं कहता हूं फाइंड एरिया मैग्निफिकेशन, फाइंड एरिया मैग्निफिकेशन, तो क्या करोगे, ए आई बाय ए ओ, एरिया ऑफ इमेज, अब एरिया ऑफ इमेज हमें निकालना, तो एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, तो एक 10 है और एक 6 है, तो 10 into distance between the parallel sides, तो distance between the parallel sides क्या हो गया 12, बस that's it, is equal to half into 10 plus 6, 16 by 8, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, यानी इमेज का एरिया, और ऑब्जेक्ट का एरिया क्या है, the area of the object is 20 into 10, is equal to what, 200, so therefore m यानी magnification is equal to area of image by area of object. तो आई थिंक 8 से तो कर ही सकता हूँ मैं, 8 से 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 25 का। तो आज हमने तुमको एक और कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज एरिया मैग्निफिकेशन। यानी अभी तक मैंने तुम लोगों को 3 मैग्निफिकेशन बताया, एक है लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन यानी हाइट रिलेटेड, एक है लेटरल मैग्निफिकेशन यानी लेंथ रिलेटेड, और एक है एरिया का मैग्निफिकेशन व्हिच इज एरिया मैग्निफिकेशन एंड दैट इज एरिया रिलेटेड। ठीक है, वो देखो अच्छे से।
चलो एरिया मैग्निफिकेशन के ऊपर अब एक इजी क्वेश्चन दे, इजी, जब मैं इजी कह रहा हूं तो मतलब इट्स इजी, डोंट वरी। और वो है कि सपोज ये कंकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर और मैंने 50 सेंटीमीटर पे एक सर्कल जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सर्कल is perpendicular to the principal axis। ये जो सर्कल है ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ओके, और तुमको एरिया मैग्निफिकेशन निकालना है, गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन एरिया, यानी एरिया मैग्निफिकेशन। आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, यही लास्ट क्वेश्चन आज। चलो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, किसका आंसर आया? एक सेकंड सर। चलो ठीक, आ गया सर। इस बार पता क्या होगा, इसका इमेज कहां पे होगा मतलब, ये 60 दिया मैंने और फोकल लेंथ 20, यानी ये बियॉन्ड फोकस बियॉन्ड 12, यानी सर 30 पे आएगा। और अगर ये 40 हुआ तो ऐसे, यानी इमेज यहां पे मैग्निफिकेशन इस बार लगेगा सर्कल के रेडियस पर, इसलिए
इस सर्कल का रेडियस अगर सपोज r होता है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा r by 10। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पाई इंटू 10 का स्क्वायर और एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा m इंटू पाई इंटू यानी r हो जाएगा 10 इंटू मैग्निफिकेशन हो जाएगा r by 10। तो खैर तो वो सब लिख देना r और मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा 10 इंटू m और 10 इंटू m का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 पाई और एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा m स्क्वायर into 100 पाई। Therefore, m area is equal to m ठीक है is equal to m longitudinal का स्क्वायर। बस अब मुझे निकालना क्या मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूड का जो हाइट वाला होता है वो कैसे निकलेगा ना 1 by u सर वो 1/2 आ रहा है -1/2 आ रहा है मैम। हाँ चलो मैं भी एक बार कर लेता हूँ हाँ वही आएगा मुझे पता है तो -1/20 यानी 1 by v is equal to minus of 1/20 minus 60 तो minus 60 और 3 minus 1 तो minus of 1/30 therefore v is equal to minus 30 यानी m is equal to minus of d by u is equal to minus of minus 30 by minus 60 is equal to minus 1 then equal to यस सर मेरा भी यही आ रहा है। यानी एरिया मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/4 1 ठीक है upon एरिया मैग्निफिकेशन इस केस में कितना आ गया ना इक्वल टू 1/4 ठीक है देख लो जैसे आई नोट्स ओके ठीक है ना चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करेंगे अभी ये पूरा कंसेप्ट कवर नहीं हुआ अभी अभी और भी चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा की चीजें देखना मिरर फॉर्मूला से ही ड्राइव मतलब मिरर फॉर्मूला रिलेटेड करके सारा कुछ सॉल्व ऑलरेडी देख चुके होंगे तो मिरर फॉर्मूला से उतना ही नहीं है जितना कि तुम लोगों ने अभी तक किया होगा या बुक में है उतना किया होगा उससे और भी तमाम चीजें हम लोग निकाल सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं ठीक है ना ये आज मैंने भी कुछ एग्जांपल्स कराया और कुछ और एग्जांपल्स में अगले दिन जो है कराऊंगा ठीक है ना चलो आज के लिए इतना ही हैव अ गुड डे बाय बाय थैंक यू सर। ओके बेटे गुड डे